ये एक बच्ची कह रही थी कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया। ये आपने चैट में सबमिट किया या ईमेल पे? चले मैं चेक करता हूँ अपना ईमेल एंड लेट मी सी कि आपने कहाँ पे सबमिट किया हुआ है। ईमेल पे किए सर। ओके, मैं चेक कर रहा हूँ। लेट मी चेक। लेकिन बच्ची, होता यही है कि उसी वक्त ये चेक नहीं किया जाता। ये चूंकि आप करते हैं ना, मैं अभी चेक तो करता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसे ना करें। मतलब अपनी तरफ से खूब ट्राई करके सबमिट कर दें। ये अभी ईमेल आपकी आ गई है। ये हैं जनाब मैमूना बीबी, मैं देख रहा हूँ। ठीक है जी। ये मैंने देख लिया। फर्स्ट पेज, फिर वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये भी मैं चेक कर रहा हूँ। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ। अच्छा बच्ची, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जवाब आपने सही नहीं लिखा है ना। वो देखें, वो मेरी प्रेजेंटेशन में वहाँ पे उसके वो फिगर्स भी हैं ना। तो वो फिगर्स भी बना लें। वो तो आप मतलब अपनी तरफ से नहीं बनाते ना। वो फिगर्स बना के थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। और ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, आपने लिखा है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जो आप दूसरा लिखेंगे ना, जो मुझे सबमिट करेंगे, उसमें उसकी डिटेल होनी चाहिए। बहुत बहुत छोटा लिखा हुआ है आपका। जो एक्चुअल मतलब जो फुल असाइनमेंट होना चाहिए, उसमें डिटेल होनी चाहिए। ये बहुत छोटा है। सर ये मैंने इसको खुद, आपने खुद बोला है कि नहीं नहीं, खुद से मेरा मतलब ये है समझ के अपने वर्ड्स में लिखना। ठीक है, ये मेरा मकसद यही। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप आंखें बंद करके जो है ना लिखने। खुद का मतलब ये था कि हूबहू वही चीज दोबारा ना लिखें जो कि ऑलरेडी स्लाइड्स में है, उनको थोड़ा सा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करके लिख दे। तो ये भी अच्छा है, दिस इज अ गुड अटेम्प्ट। लेकिन जो आपकी जो वो असाइनमेंट होनी चाहिए ना, वो मतलब जो है ना वो डिटेल से होनी चाहिए, उसमें सारा डिटेल होना चाहिए। आप मेरे स्लाइड से भी हेल्प ले सकती हैं और आप नेट से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मकसद है, आपको ये समझा रहा हूँ। यस सर, ये तो सर खुद मैंने शॉर्ट लिखी है क्योंकि आपने कहा ठीक था है, डिटेल असाइनमेंट तो ठीक आपने है, मंडे ठीक को है, देनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसमें फिर आप डिटेल लिख लें सारा। यस सर, ये तो बस आज ठीक के ठीक लिए ठीक लिखी है, ठीक। डिटेल के लिए सही है, नेक्स्ट। सही सही सही। ओके ओके ओके। सर जी एक पेज की बहुत है सर। जी बोले, जरा ऊंची आवाज से बोले। मैं कह रहा हूँ सर एक पेज की बहुत है। एक पेज तो बहुत कम है बच्चे। मुनीब, इतना कंजूस तो मत बने ना। एक पेज नहीं, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। असाइनमेंट है, 5 मार्क्स का असाइनमेंट है। सर अभी के दिए सर। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मतलब है आपके पास टाइम है। मैंने आप लोगों को टाइम तो दिया है ना। ये इस यस वजह से सर। दिया है कि आप लोग थोड़े से मेरे नोट्स देख के ना थोड़े से समझने की कोशिश करें और उसको रिप्रोड्यूस करें। बाकी फिर डिटेल डन वाला आप सर मुझे डन। मंडे को दे दें। ओके करें सर। ये जो अब्दुल्ला स्टूडेंट है, ये कौन सा अब्दुल्ला है? अब्दुल्ला दो है मेरे पास। ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है माइक। अब्दुल्ला, तुम्हारा आईडी क्या है? सर 428111। 42। 811। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपका नाम अभी देख लिया, वरना आपकी हाजिरी रह जाती। ठीक है, अब्दुल्ला।
अच्छा, अब्दुल्ला भी इधर हैं। अब्दुल्ला के अलावा समरीन है, अब्दुल मुनीब है, शायान है, उजैर है, जैनुल आबिदीन, खिजर और जिशान, अदनान शफीक, बालाश, असद मुमताज, इज़ा, अहमद, आवान, महमूना, माज और हैरी। सिर्फ यही लोग हैं। कुल मिला के ये 16 बनते हैं। ठीक है जी, कुल मिला के 16, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 16। तो आप जो है ना आज सिर्फ 60 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा चलो बच्चों, ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों के साथ कुछ और शेयर करना चाहता हूँ। अ, ये असाइनमेंट फिर आप ठीक है घर में कर लें। ठीक है, घर में करके डिटेल वाला असाइनमेंट मेरे साथ आप शेयर कर लें। और मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अभी भी हमारे पास कोई 50 मिनट्स के बाद के करीब टाइम है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। सर जी, सर जो भी शॉर्ट असाइनमेंट लिखनी है वो ना लिखें फिर। वो ऑनलाइन कर दे बेशक। शार्ट शार्ट वाली जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन कर दे, और वो जो डिटेल्स है वो मुझे आप जो है ना मंडे आपको सबमिट करना चाहिए, मंडे को, ठीक है सर। कमिंग सर मंडे, अभी हम कमिंग। सर ये अभी ये असाइनमेंट अभी करनी है कि नहीं करनी, ये जो आपने करें करें भेजी करें है करें। ओके सर। इसको पेज पे सर लिख के सबमिट करना है ना? जी 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 जी, सर ये ये जिस जो अभी तरह, हमने सबमिट करवाई है, ये जो दूसरी सर बच्ची जो ने अभी जिस तरह, हमने जी बोलें। सर ये जो अभी हमने असाइनमेंट किया है, ये एक्टिविटी में आप इसके मार्क्स ऐड करेंगे, ये जो क्लास एक्टिविटी में? मतलब यही है कि ये भी मैं देख लूंगा, और जो आपका जो डिटेल वाला होगा वो भी देख लूंगा, तो दोनों एक्टिविटी को मिला के आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी एफर्ट आपने अभी क्लास में किया है ना, और फिर डिटेल आप वो करेंगे। तो खैर है, ये छोटी अभी जो एफर्ट आप कर रही हैं ना, ये फिर आप क्लास के बाद कर दें, फिर मेरे साथ शेयर कर दें। मैं अभी आपको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एक बच्ची ने मेरे साथ ये शॉर्ट असाइनमेंट सबमिट किया, बाकी लोग भी इस तरह फिर सबमिट कर दें ईमेल पे। और मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर है, ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे ये बता दें, क्या ये जो स्क्रीन है, इज इट विजिबल टू यू पीपल? यस सर। जी, तो दिस इज थर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब एक कल हमारी हुई थी, एक अभी ब्रेक से पहले जो है ना एक प्रेजेंटेशन थी, एक लेक्चर था, वो ख़त्म हो गया। ये मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो एक और स्टूडेंट ने भी भेज दिया, तो आप फिलहाल लिखना छोड़ दें, लेक्चर को फॉलो करें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और फिर बाद में आज किसी वक्त मेरे साथ ये शॉर्ट वाला स्क्रीनशॉट अपने असाइनमेंट के जो है ना शेयर करें, और डिटेल वाला जो असाइनमेंट है दैट यू विल सबमिट टू मी ऑन मंडेज। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ दैट बुक। वो जो बुक आपसे मैंने बात की थी ना, वो 3 जो ऑथर्स हैं, उसमें एक का ऑथर का नाम केस है और 2 और हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस स्क्रीन पे आपको चैप्टर का आउटलाइन नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट। सो स्कैरसिटी एंड चॉइस इन अ वन पर्सन इकोनॉमी, then we have scarcity and choice in an economy of 2 or more. Then we will discuss the production possibility frontier, then the economic problem, and then we will discuss the economic systems and the role of government। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कल कि एक इकोनॉमिक जो है ना कंपेरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम एक इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, और उसमें हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता भी दिया था कि कमांड इकोनॉमीज होती है, कमांड इकोनॉमीज का मतलब है कम्युनिज्म और सोशलिज्म। फिर लेजिस्फेयर इकोनॉमी होती है, इसको फ्री 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 मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। उसके अलावा मिक्स सिस्टम है, जहाँ पे मार्केट्स और गवर्नमेंट दोनों मतलब इकट्ठे तौर पे मिलके काम करते हैं, जैसे पाकिस्तान है या दुनिया के
अक्सर ममालिक जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल होता है और गवर्नमेंट के अलावा मार्केट्स का भी रोल होता है। और देन आखिरी हमारा जो सब टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो है लुकिंग अहेड। तो आज मैं ये पूरी प्रेजेंटेशन कंक्लूड नहीं करूँगा, इसका कुछ हिस्सा अगली क्लास के लिए रहेगा और जितना भी आज हम इसको पढ़ सके आज इसको हम जो है ना वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विथ थ्री बेसिक क्वेश्चंस। Three basic questions. So what are the three basic questions? Every society has some system or process that transforms its scarce resources into useful goods and services. कहने का मकसद यह है हर सोसाइटी में जो मुख्तलिफ किस्म के स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है या जो निज़ाम होता है वो अपना होता है। कहीं पे ये जो है ना कमांड सिस्टम होता है तो कहीं पे ये मार्केट सिस्टम होता है और कहीं पे ये जो है ना मिक्स सिस्टम होता है। इन डूइंग सो इट मस्ट डिसाइड व्हाट गेट्स प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड एंड फॉर होम इट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है ना तीन बिग क्वेश्चंस है, बेसिक भी हैं और बिग क्वेश्चंस भी हैं। These are the three big questions. So the first question is, what goods are to be produced? तो ये जो फिगर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। What gets produced मतलब किसी इकोनॉमी में क्या क्या प्रोड्यूस होता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, कैपिटल गुड्स भी हैं, नेचर भी है। तो इनकी कम्बिनेशन से अशिया व खिदमात पैदा होती हैं। फिर सोलर एनर्जी भी है, इससे फिर जो है ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है हाउ इज इट प्रोड्यूसेस, हाउ इज इट प्रोड्यूस मतलब ये जो अशिया व खिदमात हैं ये कैसे पैदा की जाती हैं कारखानों में। और आखिरी वाला जो है हु गेट्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होगी। इसका मतलब ये है सबसे पहले रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ह्यूमन लेबर भी है, इसमें नेचुरल कैपिटल भी है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, इसमें फिजिकल कैपिटल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इन रिसोर्सेज का एलोकेशन करके फिर प्रोड्यूसर जो है ना अशिया व खिदमात पैदा करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। फिर जो मुख्तलिफ अशिया व खिदमात पैदा होती हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग वेरियस हाउस होल्ड्स। और मैंने आपसे कहा था जो वेरियस हाउस होल्ड्स हैं इसका मतलब ये है मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हैं इकानमी के, मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर्स हैं इकानमी के, मुख्तलिफ हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनके दरमियान जो है ना ये अशिया व खिदमात फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये तीन बिग क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इज इट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड मतलब है what gets how is it should be distributed। ये अब मुझे नहीं पता कौन है इस वक्त मुझे कॉल कर रहा है, लेट मी चेक, जो कि नहीं होना चाहिए। जी हेलो कौन? ओ माय गुडनेस, ये मेरा कोई पुराना 40 साल पहले पुराना का मेरा कलीग क्लास फेलो था, वो मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहा था। सॉरी मैंने उसको जो है ना वो काट दिया क्योंकि मैं क्लास में हूँ, उसको मैं अभी फिलहाल जो है ना उससे बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक, सो वी आर डिस्कसिंग दिस factors of production or resources are used in production process and then goods and services are produced
and these goods and services are then distributed among various households and consumers. तो ये 3 बिग क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए। इसमें जो प्राइमरी जो रिसोर्सेज हैं उसमें शामिल होता है लैंड, लैंड से हमारा मतलब है बिल्डिंग, जमीन, लेबर, लेबर ह्यूमन लेबर जो एम्प्लॉइज सर होते हैं, कैपिटल और कैपिटल भी है, उसमें कैपिटल भी है। ऑर्गेनाइजेशन भी है सर। ऑर्गेनाइजेशन जो है ना यूजुअली वो हाई लेवल पे होता है, वो भी लेबर होता है लेकिन वो स्पेशल किस्म का लेबर होता है, ठीक है। वो ओके बेसिकली सर, ओके सर, वो बेसिकली बिजनेस के साथ होता है, ठीक है। सही हो गया सर। प्राइमरी जो रिसोर्सेज हैं वो यही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। आल्दो के ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, लेकिन वो हाई लेवल पे यूज होता है, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ लेबर। वो जो एक सीईओ होता है ना, या जनरल मैनेजर होता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो आम लेबर की तरह नहीं होता है, दैट इज सही है हाईली हाईली प्रोफेशनल या स्पेशलाइज्ड टाइप किस्म का लेबर होता है, लेकिन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शामिल होता है, वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल जो है ना, by capital we mean various goods and various things that are produced and then are used in the production of other goods and services। मतलब वो अशिया, चाहे वो जमीन है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीन है, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, जो कि मजीद अशिया व खिदमत पैदा करने में इंसान की मदद करती है, उसको कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। फिर कैपिटल के इन्वायरमेंट वाले 5 अकसाम बताते हैं। एक फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल यही मशीनें हैं और ये बिल्डिंग्स हैं, ये जो है ना इन चीज़ों में आती है। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल में फिर जो है ना मैन आता है, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका एजुकेशन आता है। फिर नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर फाइनेंशियल कैपिटल है, मनी। और एक जो है ना सोशल कैपिटल है, लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग। यार माफ कर दें, क्या कर रहे हो, ये भी टाइम नहीं है ना कॉल करने का। Sorry, I am in an online class. I cannot join at this time. I may join you later on. ओके, ये मेरे कोई पुराने क्लास फेलो हैं, इनका एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप में कॉल कर रहे थे। सॉरी, दैट वाज बियॉन्ड माय कंट्रोल। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती। बहरहाल आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट मी गो टू माय प्रेजेंटेशन। मेरी प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है बच्चों? यस सर। Okay, you are online, ठीक है। So I was telling you about 5 types of capital, that is physical capital, financial capital, human capital, natural capital, and social capital. Then the next thing is factors of production or factors. Factors of production means inputs that are used in the production process. These are other terms for inputs। जो है ना, ये एक और टर्म है जो कि रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब है द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स स्कैर्स रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे स्कैर रिसोर्सेज को यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, एक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज, इनपुट्स। दूसरी है प्रोडक्शन या प्रोडक्शन प्रोसेस, और जो तीसरी बात है वो है आउटपुट या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद
थोड़ा सा जिक्र हो जाए इनपुट्स और सर्विसेज का। एज आई टोल्ड यू, बाय इनपुट्स एंड रिसोर्सेज वी मीन एनीथिंग provided by nature or previous generations that can be used directly or indirectly to satisfy human wants। अब इसमें दो चीजें जो है ना कंसिडरेबल हैं, भाई काबिल गौर हैं। एक नेचर है और एक प्रीवियस जनरेशन। ये जो इनपुट्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, बाज़ों का ये हमें हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से मिलती हैं, जैसे ज़मीन है, जैसे घर है, जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, बैंक बैलेंस है। तो इसी वजह से इसमें प्रीवियस जनरेशन का लफ्ज़ यूज होता है। कुछ रिसोर्सेज हमें नेचर की तरफ से मिलती हैं, कुदरत की तरफ से मिलती हैं। हम मुसलमान उसे कहते हैं खुदा की तरफ से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसी वजह से एनीथिंग और एनी गुड that is provided to us by nature or by our previous generation, which can be used directly or indirectly in the production of human goods and services. Outputs, goods and services of what is output? मुझे ये ग्रुप अभी जो है ना फिलहाल इसको जो है ना वो करना पड़ेगा, क्या जिसे बोलते हैं, म्यूट कर दे सर। नहीं म्यूट नहीं, इसको मैं ब्लॉक करता हूँ। हमेशा ना कर दे यार, इनको मैंने बता भी दिया, मैं क्लास में हूँ, ये फिर भी जो है ना मुझे कॉल कर रहे हैं। पागल लोग हैं, अभी तक जो है ना बूढ़े नहीं हुए हैं। बता भी दिया कि सॉरी मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, छोड़ दें, ये फिर भी कॉल कर रहे हैं। सर आप अपने दोस्त को ब्लॉक कर रहे हैं। एक नहीं है ना बच्चे, ये मेरे सारे क्लास फेलो हैं ये ग्रुप में। ये बता दें ग्रुप में कैसे म्यूट किया जाता है? पूरा ग्रुप म्यूट हो सकता है? कैन आई म्यूट द एंटायर ग्रुप? यस सर, हो सकता है, हो सकता ये कहाँ पे होगा? है। उसको करें ग्रुप इंफॉर्मेशन पे या म्यूट नोटिफिकेशन? मैं इसको 8 घंटों के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? कर दिया, अब नहीं आएगी। नाउ दे वोंट बी एबल टू कॉल मी। आएगा जी कल चले, कर बार दिया। नहीं आप लोग भी साथ डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, सिर्फ मैं नहीं डिस्टर्ब हो रहा, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब ये ऐसे वो हैं, पूरे साल में उन्होंने कभी वो नहीं किया। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई डोंट नो, इनको पता चल गया, ये पता नहीं मुझसे जेलस हो गए या क्या हो गया। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। इन्होंने अभी जो है ना वो बता भी दिया मैंने कि जी मैं जो है ना उसमें हूँ, ऑनलाइन क्लास में हूँ, तो प्लीज़ आप ना कॉल करें। लेकिन चूंकि ग्रुप है तो वो कॉल कर रहे हैं, तो मुझे भी वो बेल जो है ना मुझे सुनाई दे रही। बहरहाल मैंने अब म्यूट कर दिया, तो अभी नहीं सर होगी आपका मुझे। दोस्त है सर, वो आपसे नाराज हो जाएगा, उसको ब्लॉक नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने उनको बता भी दिया ना कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, समझना चाहिए ना। ठीक है बच्चों, आप लोग भी कीमती हो ना, आप लोग कम का कीमती असासा हैं, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए ना। जब उनको मैंने बता दिया कि मैं क्लास में हूँ, तो जी फिर सर, थोड़ा सही सा कह रहे हैं आप सर। हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था इनपुट्स आर रिसोर्सेज। सो इनपुट्स आर रिसोर्सेज आर एनीथिंग provided to us by Almighty, our nature, or our previous generations, which can be used directly or indirectly, that we can use for the satisfaction of human wants। मतलब कोई भी चीज जो हमें कुदरत की तरफ से मुफ्त में मिली है या हमारे आबाओ अजदाद ने है विरासत में हमारे लिए छोड़ी है, उसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करके ना उससे जो हमारी मतलब इंसानी जो ज़रूरियात हैं उनको मतलब सेटिस्फाई करने का मौका मिले, उसको हम उससे सेटिस्फाई कर सकें। उस चीज़ को या उन रिसोर्सेज को हम जो है ना इनपुट्स कहते हैं या रिसोर्सेज कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसमें ज़मीन भी है, उसमें जो है ना आपकी ट्रेनिंग भी है, उसमें आपका एजुकेशन भी है, उसमें आपका फिजिकल जो एक कैपेसिटी है, एक जो पावर ऑफ वर्क है जो कुदरत की तरफ से आपको मिली है। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो आपको मिले हैं, इसमें जंगलात हैं, इसमें ज़मीन है, इसमें सारे कुदरती ज़राए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने खुद पैदा की हैं, मशीनें हैं। तो इन सब को जो है ना इनपुट्स कहा जाता है। इसमें रॉ मटेरियल्स भी आ जाता है, इसमें पानी भी आ जाता है।
क्योंकि पानी को भी हम यूज कर सकते हैं, बुनियादी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, और हवा भी यूज कर सकते हैं। जो विंड मिल होता है ना, विंड मिल चलाते हैं, इस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम पानी से चलाते हैं ना। तो ये सारे इनपुट्स हैं प्रोडक्शन में। इसके बाद है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू हाउस होल्ड, वो अशिया व खिदमात जो हमारे लिए जो है ना कदर के वो होते हैं, मतलब वैल्यूएबल होते हैं। अब गुड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जमीन से आप कोई फसल उगाते हैं, जैसे इंडस्ट्री में आप अशिया व खिदमात पैदा करते हैं, जैसे कोई भी सर्विस है, कोई भी गुड्स हैं, उनको जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पैदा होता है और वो वैल्यूएबल है, मतलब उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी जो जरूरियात हैं पूरी करने के लिए, उसको आउटपुट कहा जाता है। बाकी आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है, यू नो मोर देन मी कि आउटपुट का क्या मतलब है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्कैरसिटी कहते हैं। स्कैरसिटी स्कैर से निकला है, होता है कम या कामयाब। कामयाब वाला नहीं, कामयाब मतलब थोड़ी हो, किल्लत जो कलील हो। चॉइस, चॉइस जो है ना, चॉइस को बोलते हैं, और अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये अपॉर्चुनिटी कास्ट थोड़ी देर में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, इस तौर पे दो वजूहात। इसका एक जो सतून है वो है, का मतलब ये है कि जितनी भी रिसोर्स भी अशिया व खिदमात हैं, वो क्वांटिटी के लिहाज से स्कैर्स हैं, उनकी स्कैरसिटी है, और वो स्कैरसिटी रिलेटिव स्कैरसिटी है। अब आप अगर कह दें कि पानी तो मतलब बहुत मिकदार में अवेलेबल है, ओशंस हैं दुनिया में, 5-6 बड़े ओशंस है, अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अंटार्कटिका है, बाकी आर्कटिक है, बहुत सारे फिर सी है। तो ये जो है ना, आप तो कहेंगे कि पानी तो बहुत ज्यादा है, और ये जो अर्थ है इसका जो है ना 69.9% जो है ना पानी से ढका हुआ है, और उसका तकरीबन वो खुश्क किया है। तो क्या ये भी स्कैर्स है? तो एब्सोल्यूट लेवल में तो ये है, लेकिन रिलेटिव है, क्योंकि समंदर का जो पानी है ना, वो पीने का काबिल नहीं है, वो मतलब इस तरह काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो वो रिलेटिवली स्कैर्स। अब पूरी दुनिया में जो पानी की मिकदार मौजूद है ना, उसका सिर्फ 3% जो है ना वो है ड्रिंकेबल है, बाकी ड्रिंकेबल नहीं है। तो इन दैट सेंस इट इज स्कैर्स। और इसी स्कैरसिटी की वजह से फिर जो है ना पेश आता है, फिर जो है ना इंसान को चॉइस, मतलब इकोनॉमिक एजेंट्स को चॉइस करना पड़ता है। अगर आपके पास मनी कम है, फिर आप जो है ना ऑप्शन बनाते हैं, आप चूज करते हैं कि कौन कौन सी चीजें उससे आप खरीद लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैरसिटी एंड चॉइस इन 1 पर्सन इकोनॉमी। इन 1 पर्सन इकोनॉमी, यही हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक ही बंदा इकोनॉमी में। फर्ज करें देयर इज ओनली 1 पर्सन इन द इकोनॉमी, फिर क्या होगा? नियर all the same basic definitions that categorize complex economies must also be made economy। इसका मतलब ये है, जो हमने कम्प्लेक्स डिफिनीशन जितने भी हैं वो पढ़ लिए, माइक्रो, मैक्रो, फिर जो है ना सर्कुलर फ्लो एंड सो ऑन, वो सारी चीजें डिफिनीशन वही रहेंगी। फिर एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कास्ट का, सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट, चॉइस एंड स्कैरसिटी आर द सेंट्रल टू द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। कंस्ट्रेंट चॉइस का मतलब यही होता है कि आप अनकंस्ट्रेंट नहीं होते हैं चॉइस बनाने में कि क्या चीज, कौन सी अशिया और खिदमत आपको खरीदनी चाहिए। क्यों? आप कंस्ट्रेंट हैं कि आपका जो बजट होता है, आप मतलब है अनलिमिटेड चीजें नहीं ले सकते, ठीक है। इसी वजह से इसको कंस्ट्रेंट चॉइस कहा जाता है। सो कंस्ट्रेंट चॉइस मतलब आपके पास चॉइस है, लेकिन वो चॉइस लिमिटेड है, कंस्ट्रेंट है। और स्कैरसिटी भी जो है एक यूनिवर्सल जो है ना वो है हकीकत है। तो ये दोनों जो चीजें है ना, मतलब कंस्ट्रेंट चॉइस और स्कैरसिटी, ये जो है ना मरकजी हैं टू द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। मसलन इकोनॉमिक्स की
डिसिप्लिन में, या जो डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये जो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, या ये जो सोशल साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनमें ये दो टॉपिक्स जो हैं, ये दो जो कॉन्सेप्ट हैं, ये मरकजी हैसियत रखते हैं। इसमें एक है कंस्ट्रेंट चॉइस एंड द सेकंड वन इज स्कैरसिटी। नाउ question is, what is opportunity cost? Opportunity cost is defined as the best alternative that we give up or forego when we make a choice or decision. जब भी हम कोई choice बनाते हैं, कोई choice करते हैं, कोई चीज choose करते हैं या कोई decision लेते हैं, तो उसका opportunity cost होता है। हम कुछ कुर्बानी देते हैं। मसलन आप लोगों ने BBA में एडमिशन लिया है, आप BSIR में भी एडमिशन ले सकते थे, आप BS नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते थे, आप BS इंग्लिश में भी ले सकते थे। तो आपने चूज किया BS एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आपके BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि यू कुडंट टेक एडमिशन इन IR, you couldn't take admission in say for example nursing, you couldn't take admission in English, you couldn't take admission in any other discipline like psychology। तो आपके इस चॉइस का अपॉर्चुनिटी कास्ट जो अल्टरनेटिव था वो यही है। एक दूसरी मिसाल आपको दे रहा हूं, अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा था, और फर्ज करें आप रात के 1 बजे उठ के या 12 बजे आप जो है ना बैठे थे और आप ब्राजील और किसी दूसरी टीम के दरमियान मैच देख रहे थे, तो उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट ये था कि उस वक्त आप सो भी सकते थे लेकिन आप सोए नहीं। तो आपका ना सोना हो जाए ना, आपका ना सोना आपके उस फुटबॉल में मैच देखने का अपॉर्चुनिटी कास्ट था। या अगर उस वक्त आप सोते, जैसे मैं उस वक्त सोता, तो मतलब यह है कि मेरा अपॉर्चुनिटी कास्ट है कि मैं उस टाइम वो फुटबॉल का मैच नहीं देख सकता था। तो ये अपॉर्चुनिटी कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इट इज द कास्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आप जब एक काम करते हैं, एक चॉइस जब आप कोई चीज चूज करते हैं, तो जो नेक्स्ट चीज आप नहीं चूज कर सकते एट द सेम टाइम, तो ये उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है। अभी जो आप लोग क्लास ले रहे हैं ना, और आप मेरे साथ इस क्लास में हैं एक्टिव, तो इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि आप इस वक्त कहीं किसी मूवी में नहीं बैठ सकते, या कहीं पे जाके दोस्तों के साथ कैंटीन में या कैफे में चाय पी के नहीं कह सकते, उसका ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है। लेकिन जो लोग क्लास में इस वक्त नहीं है, हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो कहीं और पे सो रहे हैं या मार्केट में घूम फिर रहे हैं, या खुदा न खास्ता कोई बीमार है उसके साथ हॉस्पिटल में है, तो उनका अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि उनकी ये क्लास जाया हो गई, ये टाइम उनका जाया हो गया। ये मतलब है इन्होंने ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नहीं सीख सकते, ये उनसे जो है ना ये उन्होंने कुर्बानी दी या जाया हो गया, ये उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब फर्ज करें ये आप ज्यादा यूज करते हैं फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड वही होता है जो फ्रीजर में होता है, या तो फ्रीजर है उसमें होता है, और उसको जो है ना देख अपॉर्चुनिटी कास्ट के हवाले से उसका क्या होगा। ये कहते हैं द ग्रोथ of the frozen dinner entry market in the last 50 years is a good example of the role of opportunity cost in। एक गुज़श्ता 50 सालों की जो तारीख है, इसमें जो फ्रोजन फूड की जो मार्केट है जिसकी एंट्री हुई है, तो ये हमारी जिंदगियों पर इसका जो है ना एक बहुत बड़ा असर है, और उसका एक अपॉर्चुनिटी कास्ट का उस पर रोल है। मैंने entrepreneurs find that the simple tools of economics, like the idea of opportunity costs, help them anticipate what products will be profitable for them to produce in the future। तो मतलब अपॉर्चुनिटी कास्ट का की स्टडी से हमें ये मतलब समझने में आसानी मिलती है कि किस किस्म की प्रॉफिटेबल अशिया हम फ्यूचर में जो है ना प्लान कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ और कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई फास्ट फूड है और फ्रोजन फूड है जो कि मार्केट में भी मिलती है, तो उसका अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है वो आप आसानी से खरीद के, जैसे K&N's वाला है या सूफी वाला है या मन्नो व सलवा वाला है या दूसरे हैं, वो फास्ट फूड आप ले आके ना जो फ्रोजन है घर में गर्म करके आप जो है ना रेडीमेड वो खा लेते हैं। इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है, फायदा ये है कि आपको इजीली घर पे जो है ना सप्लाई हो जाता है। अगर आप ऑर्डर दे दें, मसलन आपने ऑर्डर दे दिया फास्ट फूड का
किसी रेस्टोरेंट में, से फॉर एग्जांपल ये जो गीगा वो है एक मेन वो है, जिस तरह ये सेंटोरस है ना, इसी तरह गीगा मॉल भी है ना, तो वहाँ गीगा पे मॉल कोई सर, आप गीगा मॉल। गीगा मॉल, तो वहाँ पे आप ऑर्डर देते हैं ना फ्रोजन फूड की, तो वो आपकी घर की दहलीज पे प्रोवाइड करते हैं ना, तो मतलब ये आपको ना जाना पड़ता है, ना आपको खुद बनाना पड़ता है, ना पकाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, आपका टाइम नहीं लगता है, आपको वो फ्रोजन मिलता है। लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। जो फ्रोजन फूड है ना, उसके नुकसानात भी होते हैं। उसका यही है कि वो फ्रेश नहीं होता, और बाज़ औक़ात उसको जो है ना जंक फूड भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सही नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि उसका अपना एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कि बाज़ औक़ात आप जानते हैं, बाज़ औक़ात आप नहीं जानते हैं, तो मतलब आपको वो कॉस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे ये लोग कह रहे हैं ये जो नूडल्स है ना, नूडल्स में बहुत सारी ख़राब चीज़ें ये लोग जो है ना वो शामिल करते हैं, लेकिन मुंह के जायके से वो बड़े अच्छे लगते हैं, हमें नहीं पता चलता। इसी तरह ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में भी जो है ना कुछ चीज़ें ऐसे वो डालते हैं, वो अगर आपको पता चला तो आप फिर नहीं खाएंगे। तो ये कहने का मकसद ये है कि हर चॉइस का अपना एक कास्ट होता है, उसका फायदा भी कुछ होता है, कुछ फायदे भी नुकसान भी होते हैं। फायदा यही होता है कि वो रेडीली मतलब रेडीमेड होता है, वो इजीली आपको जो है ना फ्रीली, और बाज़ों का आप समझते हैं कि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अब आजकल जो है ना ये एक ट्रेंड बन गया है, एक कस्टम रिवाज बन गया है। बच्चे घर में हमारे जो है ना वो नहीं वो अपना घर का बना हुआ फूड जो है ना, जो पाक साफ होता है, वो नहीं खाते। वो कहते हैं जी हमें जो है ना बाहर से मंगाओ। बड़े भी जो है ना बाहर से मंगाते हैं। ये एक ट्रेंड है। इसी वजह से कहते हैं कि गुज़श्ता 50 सालों में ये जो है ना ट्रेंड बना है, और इसने पूरी इकोनॉमी को मतलब इफेक्ट किया हुआ है। तो हमारे यहाँ तो ये जो फास्ट फूड है, या ये जो फ्रोजन फूड है, ये मतलब इसका अभी माजी करीब में शुरू हुआ है। लेकिन अमेरिका में ये उस वक्त था जब यहाँ पे उसका नामो निशान भी नहीं था। मुझे याद है मैं 1996 और 97 में पोस्ट डॉक कर रहा था आफ्टर माय पीएचडी। तो उस वक्त लोग मतलब मैं हैरान होता था जब उनकी बातें सुनता था। वो लोग कह रहे थे कि हम अपनी किचन में बैठ के जो है ना ऑर्डर देते हैं, और जो है ना पिज्जा घर पे सप्लाई होता है। मैं हैरान होता था, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी मैं खुद देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि हर घर में, इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में ऐसा कोई घर नहीं होगा जो फास्ट फूड जो है ना वो नहीं करता, मतलब ऑर्डर नहीं करते। या फास्ट फूड को छोड़ दें, बाकी भी जो किचन की का जो स्टफ होता है ना, वो भी बाहर से स्टोर से जो है ना वो कर लेते हैं और घर पे आ जाते हैं। अगर आपने कहीं से मतलब कोई चीज मंगानी है, या घर से कोई चीज भिजवानी है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम जो है ना वो जो इन ड्राइव वाले होते हैं या जो बाइकिया होते हैं, उनको उनको कॉल करते हैं, वो आते हैं घर से चीज उठा के उधर पहुंचाते हैं। मतलब हमारा ज्यादा पेट्रोल लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, फिर हम इजीली उसको जो है ना वो कर सकते हैं। तो अभी जो है ना जमाना बहुत बदल गया है, और इकोनॉमी भी बदल गई है, और चीजें बड़ी तेज हो गई हैं। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं अमेरिका जब खत लिखता था ना दाखिले के लिए, तो वो जो खत होता था, मैं जब सेंड करता था, वो पूरा 1 महीना रास्ते में गुजारता था। फिर उधर से जवाब आता था, उधर से 1 महीना लगता था। अब ऐसे है कि अभी तो आप मतलब व्हाट्सएप पे और ऑनलाइन जो दूसरे वो हैं एप्स हैं, आप बैक वक्त बिजनेस भी कर सकते हैं। आप वो जो अमेज़न है वहाँ पे आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप अशिया व खिदमात किताबें चीज़ें खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अब इकानमी जो है ना बड़ी डायनेमिक बन चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। इसको जो है ना ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। तो अब चीज़ें चेंज हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का जो है ना एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है। मसलन ये बच्चों, आप तो जनरेशन जी से मेरे ख्याल में आपका ताल्लुक है, तो आप लोगों को तो पुरानी चीज़ों का नहीं, आपका एज इतना ज़्यादा नहीं है, इतना एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है। हमने पुराने टाइम की चीज़ें भी देखी हैं, और आपके ज़माने की चीज़ें भी हम देख रहे हैं। तो हमने दोनों मतलब हम दो जनरेशन में से गुजर रहे हैं। अपना जनरेशन भी देखा है, और अभी आपके जनरेशन भी हैं। तो अब आपके भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम जो है ना मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, मतलब चीज़ें स्पीडी हो गई हैं, क्विक हो गई हैं। आप मोबाइल यूज़ करते हो, कुछ भी आपको ना समझ आ जाए ना, गूगल में देख के आपको पता चल जाता है। आप पूछ लें गूगल से तो आपको जवाब मिलता है। इवन पेपर में भी आप लोग बाज़ औक़ात जो है ना चैट जीपीटी खोल के सवालों का जवाब ढूंढ कर रहे हो। बाज़ औक़ात जाते हो, बाज़ औक़ात आप पकड़े नहीं जाते हो। तो पेपर में आपका जो पकड़ा जाना है ना, ये आपके मोबाइल का पेपर के दौरान यूज़ का अपॉर्चुनिटी कास्ट है। ठीक है? इसी तरह ये आइडिया है अपॉर्चुनिटी कास्ट का। और ये जो मतलब कुछ आप लोगों को फायदा है, आज़ादी भी है,
इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन ये जो मीडिया है इसने एक और भी नुकसान कर दिया है सोसाइटी का, और वो सोसाइटी ये है कि इसने जो है ना फिजिकल रिलेशनशिप खत्म किए हैं। अब फिजिकल रिलेशनशिप कैसे खत्म किए हैं, कैसे नेगेटिवली इफेक्ट किए हैं, वो इस तरह किए हैं कि पहले घर में जो लोग होते थे ना, वो एक जगह एक कमरे में या एक हाल में इकट्ठे बैठते थे। जो बुजुर्ग होते थे, जो बड़े होते थे, वो मतलब बोलते थे, बाकी जो है ना अदब से सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, वो उनसे सीखते थे। अब जो है ना बच्चे अपने अपने घर में या अपने अपने बेड पे वो जो है ना अपने मोबाइल से लगे होते हैं। और जब वो लगे होते हैं तो वो जो है ना घर में अगर कोई डिनर का टाइम होता है तो उनको बाकायदा कॉल करके बुलाना पड़ता है। और वो फिर भी अगर मोबाइल पे बिजी हो तो कहते हैं जी मैंने अभी नहीं खाना, मैं बाद में खाना खाऊंगा या खाऊंगी। तो ये ये इस सोशल मीडिया का एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है जिंदगी में। इस तरह बहुत सारी और जो है ना एक्टिविटीज का अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है। तो कहने का मकसद ये है, ये जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है ये एक जिंदगी की रियलिटी है, एक जिंदगी की क्या है, रियलिटी है। ये इकोनॉमिक फील्ड में एक रियल कॉन्सेप्ट है। ये उसका जो है ना वो है एक रियलिटी है। ठीक है जी। अब आके जाके एक चीज आती है, उसको हम कहते हैं कि स्कैर्सिटी इन चॉइस इन एन इकोनॉमी ऑफ टू एंड मोर। जब इकोनॉमी में एक से ज्यादा हो जाए, दो या दो से ज्यादा हो जाए, तो फिर उस सूरत में हमें जो है ना स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ लोग दूसरों में स्पेशलाइज करते हैं। जो लोग या जो कंट्री किसी चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन रखती है तो वहां पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो वो चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई और कंट्री या कुछ और लोग किसी दूसरी चीज के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन मतलब वो कर सकते हैं, स्पेशलाइज हो सकते हैं। तो वहां पे उनके लिए उनका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो वो उन चीजों को एक्सपोर्ट करेगा। तो कुछ एक्सपोर्ट होगी, कुछ इंपोर्ट होगी, या फिर देयर विल बी एक्सचेंज, ट्रेड होगा, और फिर कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है। कुछ लोगों को एक चीज की प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज होता है, दूसरे लोगों को दूसरी चीज की प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज होता है। तो वो लोग अगर आपस में तिजारत कर लें, एक्सचेंज कर लें, तो फिर दोनों को फायदा होगा। इसी तरह की एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। और ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि एक इकोनॉमिस्ट था बड़ा मशहूर नामी गिरामी, उसका नाम है डेविड रिकार्डो। और डेविड रिकार्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। तो ये जो थ्योरी है इसको डेवलप किया है डेविड रिकार्डो ने। ये जो रिकार्डो की जो थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ना रिकार्डो की थ्योरी ये है दैट स्पेशलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड विल बेनिफिट ऑल द ट्रेडिंग पार्टीज। मतलब अगर कंट्रीज या सेक्टर्स या मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मुख्तलिफ अशिया व खिदमात की प्रोडक्शन में अगर स्पेशलाइजेशन हासिल कर लें और फिर वो ट्रेड कर लें, और व्हेन देयर इज फ्री ट्रेड, तो फिर सब जो ट्रेडिंग पार्टीज होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। फर्ज करें पाकिस्तान गंदम की पैदावार में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है, तो गंदम के पैदा करने के जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कम है, लेकिन पाकिस्तान कार जो पैदा करते हैं उनमें स्पेशलाइज नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में अगर जापान या चाइना कार मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले, तो ये दोनों आपस में अगर ट्रेड करें तो पाकिस्तान को गंदम की पैदावार में कंपेरेटिव एडवांटेज है, और चाइना को या जापान को कार की मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना कंपेरेटिव एडवांटेज है। अगर ये दोनों आपस में ट्रेड करें तो फिर दोनों ट्रेडिंग पार्टीज को फायदा होगा, इवन दोज दैट मे बी एब्सोल्युटली मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर। चाहे दोनों या है, चाहे इन दोनों में से दोनों या एक जो है ना इफिशिएंट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ट्रेड से दोनों को फायदा होगा। अब यहाँ पे चलो इसको मैं छोड़ता हूँ, इस पे मैं आपको जो है ना वो नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू विद दिस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन आप चूंकि बहुत ज्यादा मासूम स्टूडेंट हैं, इनोसेंट स्टूडेंट हैं, जब आप डायग्राम देखते हैं, जब आप नंबर्स देखते हैं, जब आप इस तरह के टेबल देखते हैं, तो फिर आपका जहन जो है ना वो थोड़ा सा काम करना छोड़ ये सर जाता है मुश्किल लगने लग जाता है सर, इसको स्किप कर दे बस। नहीं, आपको डर लगता है, आपको डर लगता है, जैसे डरावना बिल्कुल खौफ सर, होता है ना, वो जो होता है ना जिसे कहते हैं ना ये बुल बात हवा, तो है सर। बुल हवस जिसे कहते हैं ना, वो नींद की हालत में जब वो गशी सितारी हो जाती है और आप जो है ना हिल नहीं सकते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं?
नाइटमेयर, नाइटमेयर बोलते हैं उसको, नाइटमेयर सर। बिल्कुल नाइटमेयर की तरह। ये जो चीज़ है ना, ये आप लोगों के लिए नाइटमेयर है। फिर आप दोबारा कहेंगे कि जी वो हमारे पुराने टीचर की तरह आप लोगों ने, आपने भी मुझसे जो है ना वही सवाल किए। तो बहरहाल आई डोंट वांट टू ट्रबल यू विद सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे। हालांकि थोड़ा सा आप खुद इसको अगर पढ़ लें तो मेरे ख्याल में आप लोग इसको समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर यस हम सर। इंशाल्लाह हम कल से, मेरा मतलब है जो नेक्स्ट थर्सडे को और फ्राइडे को जो हमारी क्लासेस होंगी वो हम फिर जो है ना आगे मजीद ये पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप ज़हन में ये ज़रूर रख लें कि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, चाहे ये माइक्रो है चाहे ये मैक्रो है, यहाँ पे मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ये फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर मतलब ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है कि इकोनॉमिक्स आप सब्जेक्ट मतलब पढ़ लें और उसमें डायग्राम ना हो, उसमें इक्वेशन ना हो, उसमें कोई ग्राफ ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसका यूज हम मतलब थोड़ा सा कम रखेंगे, थोड़ा सा उसका यूज हम कम रखेंगे। नहीं सर, और मैं ट्राई करूंगा कि पेपर में इस किस्म की पेपर चीजें में बस कम सर ना देना, नहीं हूँ, पेपर में लेकिन सर थोड़ा ना देना, बकाया पढ़ा खैर दे दें, नहीं पढ़ने मुनीब, के लिए दे दे, पेपर में नहीं। मुनीब पेपर में बेशक हूँ लेकिन मुश्किल ना हो, वो इजी वाले हूँ, ताकि आपको इजीली जो है ना वो हो। क्योंकि इसके बगैर तो वो काम चलता ही नहीं ना। दिस इज इकोनॉमिक्स, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रियलिटी है, चॉइस भी रियलिटी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसका अगर आप एनालिसिस कर लें तो मतलब ये है कि वो फिर वो होता नहीं है। तो आप इधर ही रहें, मैं आप लोगों की हाजिरी लूंगा। आपने जाना नहीं है तो थोड़ा सा कर दें तो पहले मैं ज़रा उनको तो उससे निकालूं, वो जो म्यूट किया था ना मैंने, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ग्रुप अनम्यूटेड, मैं मतलब उसको वो करूँगा नहीं, ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन अभी क्लास ख़त्म हो गई। अच्छा बच्चों, ये मेरे साथ जो इस वक्त आप लोग मौजूद हैं, मैं ज़रा गिन लूँ कौन कौन है। अहमद आवान मेरे पास मेरे साथ हैं, मौजूद हैं इस ऑनलाइन क्लास में। अहमद आवान है, अब्दुल मुनीब है, अब्दुल्ला है, ठीक है, बालाज खान, हैरिसन, इज़्ज़ा इज़्ज़ा हुसैन, खिज़र, माज, मैमूना बीबी, मोहम्मद असद, मुमताज़, शायान खान, सैयदा समरीन काज़मी, उज़ैर खान, ज़ैनुल आबिदीन एंड ज़िशान शेख। तो इसका मतलब है इस वक्त 15 है। पहले एक और भी स्टूडेंट था लेकिन मेरे ख्याल में वो निकल गया है। बहरहाल 16 स्टूडेंट मेरे साथ थे, ये मैंने नोट कर लिए, ये नोट कर लिए। आप लोगों की हाजिरी लग जाएगी। उज़ैर है, मैमूना है, सैयदा है, हैरी है, अवान है, खिज़र, हुसैन, जीशान शेख, ज़ैनुल आबिदीन, शायान खान, असद, मुमताज़, बालाश खान, अब्दुल मुनीब, अदनान शफीक, माज और अब्दुल्ला। तो ये स्टूडेंट है, आपकी हाजिरी लग गई। मेरी तरफ से आप लोगों को मतलब नेक्स्ट वीक तक इजाज़त। और याद से आपने मंडे को मेरे से ये पहली वाली जो असाइनमेंट है ना, कोशिश करें अच्छा लिखें, खूबसूरत लिखें, डिटेल लिखें और हार्ड में मेरे साथ शेयर कर लें, ठीक है। ओके तो सर। सर मंडे को ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स होने चाहिए? बच्चे ये 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, अगर एक एक सफ़े या 1.5 सफ़े पे आप एक क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा डिटेल से लिख लें, तो मेरे ख्याल में 5-6 सफ़े ठीक है। 5-6 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जो डबल साइडेड होता है ना, ठीक है, डबल साइड जो है ना, डबल साइड, वो 4 डबल सफ़ों से साइड ज़्यादा को नहीं होना एक चाहिए। डबल साइड को एक काउंट करें सर? डबल साइड तो मतलब एक है ना, 1 पेज है ना, तो एक पेज के डबल 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक शीट है ना, शीट समझे, पेज नहीं। शीट में यस 2 सर। पेजेस होते हैं, तो सर 3 एक शेड। शीट पे 2 सवाल आएंगे।
मैं वो जिस तरह भी हैं, मैं तो मतलब ये जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैं तो ये पढ़ के ना ये मैं जो है ना मतलब एग्जामिन करूंगा कि आपने क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया है। एग्जाम में होता यही है कि आप क्वेश्चन का जवाब देते कैसे हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन करना चाहता हूं। मैं आपको फिर बता भी दूंगा कि इस असाइनमेंट में आपने गलती किया है, या मतलब आपको क्या करना चाहिए था। ये आपको जो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसकी तैयारी में भी इसकी आपको मदद मिलेगी कि आपने किस तरीके से पेपर कॉल करना चाहिए। वो भी मैं सर किसी अभी वक्त थोड़ा आपको, सा आइडिया देते। हाँ वो फिर मेरे ख्याल में डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। पेपर में अक्सर लोग मार्क आते हैं, इस वजह से नहीं मार्क आते हैं कि उनकी तैयारी सही नहीं होती है, लेकिन इस वजह से मार्क आते हैं कि वो जो कुछ उनको आता है तो वो पेपर में सही तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो वहां पे रिपोर्ट सही तरीके से नहीं करते। जैसे एक मिसाल ये है, कोई जो है ना बिल्कुल कलम से, जिसे कहते हैं ना रस्सी निकाल के, और अनकंट्रोलेबल कलम को यूज करते हैं, लिखने का कुछ नहीं पता चलता है, जो फिर जो टीचर उसको पढ़ रहा है तो टीचर को बुखार आ जाता है, मतलब आपकी लिखाई को वो समझ अगर नहीं सकता है तो वो फिर खुले दिल से आपको मार्क्स नहीं देगा। मतलब आप सर जैसे लीजिबल। आपने पहला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं आएगी, और डेफिनेशन तो पूरे एक पेज पे तो आ नहीं सकती सर। हाँ हाँ तो मैं ये बहुत अच्छा ज्यादा नहीं हो जाएगा? अच्छा मैमूना, मैं अगर इस सवाल का जवाब दूंगा ना, तो मैं इसका जवाब डायरेक्ट इस तरह नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बिफोर I want to explain microeconomics, I should understand what economics is. उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं लिखूंगा देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. So as far as microeconomics is concerned, microeconomics means that it is based on the study of individual economic units, including individual consumers, individual firms, individual industry. Similarly, determination of price in a single industry or in a single firm. ये फिर जो है इसका कंप्लीट जवाब है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आ गया, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन के अलावा इसकी मिसालें भी आ गई, और थोड़ा सा ये भी जिक्र आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, और इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिक्स क्या चीज है। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो बाकी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है जी, ओके सर, ऑल द बेस्ट, Done, ऑल द sir. बेस्ट, Thank सी you, यू। sir. अल्लाह आपको खुश रखे, और आप जो है ना अच्छा टाइम जो है ना, अच्छा टाइम और अच्छा काम जो है ना जारी रखें। नाम भी फाइन, काम भी फाइन। इंशाल्लाह वी मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और ये असाइनमेंट आप कोशिश करें बेहतरीन से बेहतरीन असाइनमेंट हो, ताकि 5 में से आप मैक्सिमम नंबर, बेहतरीन होगी सर। 5 में से आप आपने मैक्सिमम नंबर नहीं काटने सर। 5 में से आप मैक्सिमम नंबर ले सके। ठीक है बच्चों, इस असाइनमेंट के 5 मार्क्स हैं। इंशाल्लाह सर। ओके सर। ओके सर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे, वी हैव स्टिल 5 मिनट्स। किसी का? सर जी क्लास टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता? बच्चे, ये मेरी तरफ से तो ये तो मैंने हो जाएगी वो बात ये मैंने आपको पहले बता दिया, आप थोड़ा सा लेट आ गए। ये क्लास की टाइमिंग मैंने नहीं रखी है, ये यूनिवर्सिटी वालों ने रखी है, ये आईटी वाले रखते हैं, या जो भी माइना एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये उन्होंने रखी है। सर ये तो ये वैसे भी ऑनलाइन है ना, तो बस आप वैसे ऑनलाइन भी दिया ऑनलाइन है हो ना, तो घर जाएगी, में हो आप तो जाएगी। देखें आजकल तो मतलब है 4 बजे या 4:30 बजे गालिबन नमाज होती होगी। तो अगर आप इवन मस्जिद नहीं जा सकते हैं तो घर में उठ के थोड़ा सा मतलब छोटा मोटा हल्का सा नाश्ता कर लें और आ जाएं। अर्ली इन द मॉर्निंग जहन इंसान का फ्रेश होता है। फिर दिन के वक्त गर्मी सर भी मैं होती है अभी ना, सोया दिन हूँ के ना। वक्त गर्मी भी होती है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग इतनी गर्मी नहीं सर होती। ये टाइम सही है, ये किसी टाइम भी क्लास का सही है। किसी मेरे कहने का मकसद यह है, किसी भी जगह आप बैठ के किसी ठेले पे, किसी मतलब है मकान की छत पे, या कहीं पे जो है ना घर के दहलीज पे, या किसी सोफे पे बैठ के ना आप क्लास जो है ना मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उस वक्त गर्मी नहीं होती। लेकिन आज तो मौसम माशाल्लाह अच्छा है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, आपके यहाँ भी बारिश होगी। तो आज मौसम अच्छा है, लेकिन यूजुअली जैसे कल था ना, कल बड़ी सख्त गर्मी थी। तो गर्मियों में फिर जो है ना जरा लेट Sir, क्लास weather आपको is फिर so पसीना nice आता है। today. Yes. तो इंशाल्लाह सी यू अगेन।
बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज सर, ओके गुड बाय। सर